एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश, उसकी पत्नी नीलम और उनका 8 साल का बेटा मुन्ना रहते थे। वह लोग एक छोटे से गोबर के बने हुए घर में रहते थे। उनका घर बाकी गांव वालों की तरह आलीशान नहीं था। न सीमेंट की दीवार थी, न पक्का छत। सर्दियों का मौसम था। धूप भी जैसे डर के मारे जमीन पर नहीं उतरती थी। हवा में बर्फीली ठंड थी जो हड्डियों तक घुस जाती। अरे बाप रे, आज तो बहुत ठंड है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ठंड पूरे गांव को जमा कर ही मानेगी। हाँ भाई, इस ठंड में तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। बस दिल करता है कि पूरा दिन रजाई में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते रहें। ऐसे में रमेश रोज सुबह अंधेरे में लकड़ी काटने जाता। पैरों में सिर्फ एक पुरानी चप्पल थी, हाथों में एक पतला कंबल और आंखों में एक उम्मीद कि शायद आज कुछ ज्यादा मिल जाए। नीलम घर संभालती थी। गोबर से चूल्हा जलाना, मुन्ना के लिए पुरानी लुंगी से स्वेटर सिलना और पूरे दिन घर को थोड़ा सा गर्म बनाए रखने की कोशिश करना। माँ, गांव के बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं गोबर के घर में रहता हूँ और मेरे अंदर से बहुत बदबू आती है। अरे बेटा, उन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। गाय का गोबर तो बहुत शुद्ध होता है। इससे घर ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। पुराने जमाने से लोग इसी से अपने घर लीपते थे। क्या सच में माँ? इसका मतलब हमारा घर बाकी लोगों के घर से अच्छा है? हाँ बेटा, सबसे अच्छा। मुन्ना को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास ना तो नए कपड़े थे, ना बैग और ना ही ठंड से बचने का कोई जरिया। फिर भी हर सुबह एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर नंगे पैर ही स्कूल चला जाता। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जैसे कह रहा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि गोबर के घर की दीवारें भी कांपने लगीं। रात में जब हवाएं चीखने लगती तो घर के छोटे छोटे छेदों से ठंड अंदर घुस जाती थी। उस रात नीलम ने मुन्ना को अपने से चिपकाकर सुलाया और छाती से लगाकर कहा, मैं हूं ना, ठंड तुझ तक नहीं आएगी। लेकिन एक दिन रमेश का पैर जंगल में फिसल गया। गहरी चोट लगी। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अब मैं मजदूरी कैसे करूंगा? अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कहां से कमा कर लाऊंगा? अब तो लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। अब वो काम नहीं कर पा रहा था। थोड़ा बहुत अनाज था, वो भी खत्म होने लगा। मुन्ना को भूख भी लगती थी, लेकिन वो माँ से कहता, अरे मेरे प्यारे बेटे, कुछ तो खा ले। कब तक ऐसे भूखा रहेगा? देख, मैंने और तेरे पापा ने तो कब का खाना खा लिया है। अब तू भी खा लेना बेटा। तू भूखा रहेगा तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अरे माँ बाबा, आप लोग खा लो। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बस आप लोग खा लो। नीलम ने रातों रात सोच लिया, मैं कुछ करूंगी। उसने पुराने कपड़ों और गोबर से कुछ हाथ की बनाई चीजें बनाई। गोबर के दिए, मिट्टी की छोटी मूर्तियां और एक छोटा सा चूल्हा जिसमें छोटी छोटी लकड़ियां जलती थीं। अगले दिन वो गांव के हाट में गई। लोग पहले तो हिले, फिर रुक गए। एक बुढ़िया बोली, यह सब तो बहुत अच्छा सामान है और बड़े काम का भी लग रहा है। क्या यह सब तुमने खुद बनाया है? हाँ अम्मा, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, और वो भी मिट्टी और थोड़े गोबर से। इन्हें बनाने में मुझे काफी समय लगा था। अरे वाह बेटी, तुम तो बड़ी कलाकार हो। ये सब वाकई बहुत अच्छा बनाया है। मुझे भी ये एक मटका दे दो। मुझे ये मटका काफी पसंद आया। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, ये लीजिए आपका मटका। बस 20 रुपए का है। धीरे धीरे सब बिक गया। नीलम ने उस पैसे से चावल, तेल और एक नया जोड़ा कपड़ा मुन्ना के लिए खरीदा। उस रात जब सब सो रहे थे, मुन्ना ने माँ से कहा, माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप मिट्टी का इतना अच्छा सामान बनाती हैं और लोग आपके बनाए हुए सामान को इतना पसंद करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आप एक सच्ची कलाकार हैं। रमेश ने नीलम का हाथ पकड़कर कहा, तुम हो तो सब है। ठंड अब भी थी, लेकिन उनका घर अब अंधेरा नहीं था। गोबर के दिए हर कोने में जलते थे। नीलम हर दिन नए नए डिजाइन बनाती। मुन्ना स्कूल जाता और रमेश घर के छोटे मोटे काम करता। एक दिन सरकार के लोग गांव आए। उन्होंने नीलम की बनाई चीजें देखी और कहा, हमने गांव के लोगों से आपके काम के बारे में सुना। यह तो आपकी एक कला है। इस गांव में तो आपके जैसा मिट्टी का सामान कोई भी नहीं बनाता। सरकार आपकी मदद करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही सामान बनाकर हमें भेजें। मेरे काम की तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सब काम तो बस अपने बीमार पति की मदद के लिए करती हूँ। अगले कुछ हफ्तों में उनके घर पे एक छोटी टिन की छत बन गई। बिजली का एक बल्ब भी लग गया।
अब उनका गोबर का महल सच में महल बन गया था। न सिर्फ इसलिए कि वो ठंड से सुरक्षित था, बल्कि इसलिए भी कि उसमें एक परिवार ने कभी हार नहीं मानी थी। ठंड, भूख और तंगहाली, इन सब के बावजूद रमेश, नीलम और मुन्ना ने जिंदगी को हर बार एक नई उम्मीद के साथ जिया। उसने मिट्टी के साथ काम करना शुरू किया। गोबर और मिट्टी मिलाकर उसने छोटी गुड़िया, हाथी, मटके और सजावटी दिए बनाने शुरू किए। अब वो मुन्ना को भी साथ बैठाकर सिखाती। बेटा, अगर आज तुम मुझसे यह मिट्टी के सामान बनाना सीख लोगे तो ये कला तुम्हारे आगे चलकर बहुत काम आएगी। जब कभी तुम्हारे पास कोई काम न हो या तुम किसी मुश्किल में हो तो यही हुनर तुम्हारा सहारा बनेगा। ये ऐसा काम है जो बिना ज्यादा खर्च के भी किया जा सकता है। माँ, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं आपसे यह कला जरूर सीखूंगा ताकि भविष्य में जब भी जरूरत हो मैं इसका सही उपयोग कर सकूं। एक दिन गांव के स्कूल में एक मेला लगा। मुन्ना अपनी माँ की बनाई कुछ चीजें लेकर वहां गया। वो झिझक रहा था, लेकिन माँ ने हौसला दिया। बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेले में गांव के मास्टर जी की नजर पड़ी। मुन्ना, तुम्हारा मिट्टी का खिलौना तो स्कूल में सब बच्चों से बहुत अच्छा बना है। मैं पिछले 10 साल से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चीज कोई भी स्कूल में बनाकर नहीं लाया। तुमने तो सच में कमाल कर दिया मुन्ना बेटा। वैसे ये बताओ कि तुमने मिट्टी का खिलौना बनाना कहाँ से सीखा? धन्यवाद मास्टर जी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा खिलौना पसंद आया। ये सब मैंने किसी किताब से नहीं सीखा, बल्कि अपनी माँ से सीखा है। माँ मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाती थीं। धीरे धीरे मैंने भी कोशिश शुरू की और माँ ने मुझे सिखाया कि मिट्टी से सिर्फ सामान नहीं, प्यार और मेहनत भी गूंथी जाती है। बस वहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ी। मास्टर जी ने गांव के स्कूल में नीलम को हफ्ते में 2 बार मिट्टी और गोबर से कला सिखाने के लिए बुलाया। अब नीलम सिर्फ एक माँ नहीं रही, बच्चे उसे घेरे रहते और हर बार कुछ नया सीखते। बच्चों, कभी भी गोबर को गंदा मत समझना। ये तो बहुत शुद्ध और काम की चीज होती है। पुराने जमाने में लोग अपने घरों को गोबर से लीपते थे, जिससे घर ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता था। मिट्टी भी बहुत काम की होती है। इससे तरह तरह के बर्तन, खिलौने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। रमेश की भी तबीयत अब बेहतर थी। उसने पास के शहर से कुछ टीन की चादरें इकट्ठा की और गांव में बाकी गरीब घरों को ठंड से बचाने के लिए खुद जाकर छतें डालने लगा। उसने बोला, जिस तरह मेरा परिवार इस ठंड से बचा हुआ है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि गांव के और लोग भी इस कड़ाके की ठंड से राहत पा सकें। मुझे पता है कि मैं गांव के हर गरीब के घर की छत नहीं डाल सकता, लेकिन मेरा इरादा है कि जितना मुझसे हो सके उतने लोगों की मदद करूं। भाई, तुम्हारा ये विचार तो वाकई दिल छू लेने वाला है। तुम्हारे मन में अपने गांव के लोगों के लिए जो अपनापन और चिंता है, उसे देखकर सच में बहुत खुशी हुई। 1 साल बाद उसी गोबर के घर के बाहर अब एक छोटा सा तख्ती लगी थी। नीलम कला केंद्र। गांव की महिलाएं वहां आकर नीलम से सीखी हुई कला से खुद के लिए आमदनी बनाने लगी। कुछ ने चूड़ीदानी बनाई, कुछ ने रंगोली के स्टेंसिल और कुछ ने दिए। मुन्ना अब 8 साल का बच्चा नहीं था, वो 10 का हुआ, पर उसका दिल अब भी वही था, माँ से सीखा हुआ। एक बार उसने खुद से मिट्टी की एक किताब बनाई, हर पन्ना अलग मिट्टी से, उस पर खुद की बनाई पेंटिंग्स। मास्टर जी ने वो किताब शहर ले जाकर प्रदर्शनी में लगवाई और वहीं से एक बड़ा तोहफा आया। शहर की एक एनजीओ ने उस परिवार को बुलाया और कहा, आपने ये दिखा दिया कि एक गोबर का घर भी रोशनी फैला सकता है। हम आपकी मदद से और गांवों में ये बदलाव लाना चाहते हैं। अब वो परिवार अकेला नहीं था। उन्होंने जो सीखा वो औरों को सिखाने लगे। उनके छोटे से घर में रोज 8 से 10 औरतें बैठती, दिए बनाती, सीखती, हंसती। और मुन्ना, वो अब भी हर सर्दी में अपनी माँ से कहता, माँ, आज फिर गोबर का दिया जलाएंगे। मुझे वो गर्मी सबसे सच्ची लगती है। उनका घर अब भी छोटा है, पर वहाँ प्यार, कला और उम्मीद का महल बसता है। और उस महल की सबसे बड़ी बात, उसने कभी हार नहीं मानी। न गरीबी, न ठंड, न टूटी दीवारें। नीलम की हिम्मत कभी नहीं टूटी। एक दिन गांव में जोरदार आंधी आई। गोबर के कुछ हिस्से उड़ गए, छत से टीन की चादरें उखड़ गईं और घर का सारा सामान भीग गया। रात भर बारिश होती रही। मुन्ना कांप रहा था और रमेश परेशान बैठा था, लेकिन नीलम अब भी शांत थी। उसने मुन्ना को गोद में लिया,
भीगे हुए कपड़ों में ही उसे थपकी दी और कहा, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? ये जो पानी बहकर आया है उसने बस हमारा मिट्टी का घर बहाया है, लेकिन हमारा हौसला, हमारे सपने और हमारा प्यार अब भी वैसे ही मजबूत हैं। एक घर गिर गया तो क्या हुआ, हम फिर से बनाएंगे बेटा, और इस बार ऐसा घर बनाएंगे जो सिर्फ मिट्टी का नहीं, हमारे इरादों की नींव पर खड़ा होगा। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन बेटा याद रखो, मिट्टी से ही तो सबसे मजबूत दीवारें बनती हैं। चलो अब रोना बंद करो, हम फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से अपने सपनों का घर बनाएंगे, और इस बार पहले से भी बेहतर। तुम मेरा सहारा हो। सुबह हुई। पूरा गांव टूटा फूटा था, लेकिन नीलम सबसे पहले बाहर निकली दूसरों की मदद करने। किसी के घर से पानी निकाला, किसी के टूटे हुए दिए दोबारा जोड़े, और जब सबने पूछा तुम्हारे घर का क्या, नीलम, हम सब कब से देख रहे हैं, आंधी के बाद से ही तुम एक पल को भी नहीं रुकी। जब सब लोग अपने अपने टूटे घरों में दुबक कर बैठ गए थे, तब तुम सबसे पहले बाहर निकली। किसी को खाना पका कर दिया, किसी के लिए सूखे कपड़े लाई और किसी को ढांढस बंधाया। और अब जब मैं तुम्हारे घर की हालत देखती हूँ, टूटी दीवारें, उड़ी हुई छत, तो मेरा दिल भर आता है। तुम्हें खुद सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, लेकिन तुमने तो पहले दूसरों की जरूरत देखी। ऐसी बेटियां हर घर में नहीं होती। नीलम, तुम सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, पूरे गांव की बेटी हो। आज मैं पूरे दिल से कहती हूँ, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा अपनापन क्या होता है और असली बहादुरी किसे कहते हैं। तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव ने हमें एक नई उम्मीद दी है, और देखना, एक दिन ये गांव तुम्हें तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत का सच्चा इनाम जरूर देगा। हाँ, मुझे पता है कि मेरे घर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मैं जानती हूँ दीवारें गिर चुकी हैं, छत अब नहीं रही, और अंदर रखा सब कुछ भीग कर खराब हो गया है। लेकिन क्या करूं? जब आंधी आई थी, तब मैंने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का दर्द देखा। मैंने माँओं को बच्चों को भीगने से बचाते देखा, बूढ़ों को कांपते हुए खुले आसमान के नीचे बैठा देखा। मेरे सामने जब किसी और की तकलीफ होती है, तो मेरी अपनी तकलीफ छोटी लगने लगती है। शायद यही मेरी कमजोरी भी है, और ताकत भी। मैंने हमेशा यही सीखा है कि जो थोड़ा भी संभला हो, उसे दूसरों का सहारा बनना चाहिए। मैं भूखी रह लूंगी, भीग जाऊंगी, पर अगर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, तो लगता है मेरा घर वहीं बन गया। ये जज्बा देखकर गांव की प्रधान महिला आई और बोली, नीलम, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत हम सब में बांटनी है। और फिर गांव में एक छोटा सेंटर बना, जहां हर हफ्ते नीलम बच्चों और महिलाओं को न सिर्फ कला, बल्कि जिंदगी को जीतने का तरीका सिखाती। हमारे देश की मिट्टी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है। इसमें मेहनत की खुशबू है, हमारे पूर्वजों की यादें हैं। और बात करें गोबर की, तो जो लोग इसे गंदा समझते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि यही गोबर घर को शुद्ध करता है। रमेश, जिसने कभी खुद को बेकार समझ लिया था, अब सेंटर का सहायक बन गया। वो लकड़ियां लाता, चूल्हे बनवाता, दियों को धूप में सुखाने में मदद करता। वो कहता, रमेश, हम सब तुम्हें कब से देख रहे हैं। इतने दिन हो गए, लेकिन अब के रमेश में और पहले के रमेश में बहुत फर्क दिखता है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनती हो, और तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है, ईमानदारी की, सेवा की, समर्पण की। तुम्हारा स्वभाव भी बदल गया है। अब तुम ना तो बेवजह बैठते हो, ना ही किसी बात की शिकायत करते हो। अब तुम हर सुबह सबसे पहले उठते हो, गांव की गलियों में झाड़ू लगाते हो, बड़ों के खेत में मदद करते हो, और जो कोई भी तकलीफ में दिख जाए, तुम सबसे पहले पहुंचते हो। मुझ में जो बदलाव आया है वो यूं ही नहीं आया। ये सब मेरी बीवी नीलम की वजह से हुआ है। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, काम में टालमटोल करता, जिम्मेदारियों से बचता रहता। मुझे लगता था कि जब तक अपना घर चल रहा है, बाकी किसी से क्या लेना देना। लेकिन नीलम ने मुझे सिखाया, असली इंसानियत तभी है जब हम दूसरों का दर्द समझें, उनके लिए कुछ करें। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और उस पुराने गोबर के घर, नीलम ने उसे वैसे ही रखा, न नया रंग, न नया गेट,
लोग पूछते, इतनी बड़ी जगह है, अब पुराने घर को क्यों रख छोड़ा? तो वो कहती, ये ईंटों से नहीं, यादों से बना है,